सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है तुर्की मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू राजपूत राज्यों की पराजय के कारण। पिछले दोनों अध्यायों में हमने तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन किया और मोहम्मद गोरी ने किस तरीके से मजबूत राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। इस अध्याय में हम तुर्कों के आक्रमण में उनकी विजयों के पीछे क्या मुख्य कारण रहे, क्या यहाँ के शासकों की कमियां रही, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो कारण हैं उनके बारे में हम आज के इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारत ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला 300 वर्षों तक अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर किया। अरबों का आक्रमण सिंध और मुल्तान तक सीमित रहा और तुर्कों द्वारा काबुल, अफगानिस्तान तथा पंजाब की विजय इस्लाम के लिए सहज सिद्ध नहीं हुई। यह एक गौरवपूर्ण बात थी कि जिस इस्लाम ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश भाग और उसमें निवास करने वाली विभिन्न नस्लों को जीतकर अपना अंग बना लिया, उसका मुकाबला हिंदू एक लंबे समय तक कर सके थे। परंतु साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी भारत की प्राचीर के टूट जाने के पश्चात जिस तरह हिंदू राज्यों की पराजय हुई, यह भी इतिहास की आश्चर्यजनक घटना है। 11वीं और 12वीं सदी में हिंदू राज्य जिस प्रकार महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से पराजित हुए, वह अस्वाभाविक था। निसंदेह हिंदू शासकों ने उसके पश्चात भी निरंतर संघर्ष किया और अंत तक अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने में सफलता पाई, जैसा कि इस्लाम के अधीन किसी अन्य प्रदेश में संभव नहीं हुआ था। तो आज के अध्याय में मुख्य रूप से जो कारण जिनकी अधिक भूमिका रही उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले भारत में राजनीतिक दुर्बलता अथवा यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव, अर्थात एकजुट कर होकर विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध नहीं कर पाना एक मुख्य कारण समझ में आता है। राजनीतिक दुर्बलता का कुप्रभाव सामाजिक, नैतिक और सैनिक स्थिति पर भी पड़ा। राजनीतिक एकता का अभाव और संपूर्ण अथवा उत्तरी भारत में भी एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना इस दुर्बलता का एक कारण था, परंतु उसका मुख्य कारण नहीं था। सम्राट अशोक के पश्चात भारत में कभी भी राजनीतिक एकता नहीं हो सकी थी। शक्तिशाली गुप्त सम्राट और सम्राट हर्ष भी उस दृष्टि से भारत को राजनीतिक एकता प्रदान नहीं कर सके थे। प्राचीन और मध्य युग की उन परिस्थितियों में भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीप को एक राज्य में संगठित करने के प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकते थे, बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी भी इस बात का प्रयत्न किया गया वह असफल हुआ। इस प्रकार से संपूर्ण भारत की राजनीतिक एकता न तो साधारणतया संभव थी और न आवश्यक। निसंदेह भारत उस समय विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, परंतु उनमें से अनेक राज्य शक्ति, समृद्धि, विस्तार और सैनिक बल में गजनवी और गोरी के राज्यों से कहीं से भी कम नहीं थे। इस कारण राजनीतिक दुर्बलता का मुख्य कारण एक राज्य का अभाव नहीं, बल्कि भारतीय राज्यों की निरंतर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और शत्रुता थी। धर्म द्वारा दिग्विजय स्वीकृत थी
और राजपूत शौर्य और अभिमान युद्धों के अनुकूल था। इस कारण विभिन्न राजपूत राज्य आपस में ही निरंतर युद्ध करते रहते थे। इनमें से अधिकांश का संघर्ष वंशानुगत था और बहुत से केवल यश की भावना से युद्ध करते थे। उन निरंतर संघर्षों के कारण वे विदेशी शत्रु के सम्मुख अपने राज्य, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए एकत्र नहीं हो सके, एकजुट नहीं हो सके और न विदेशी आक्रमण की सफलता के प्रभाव को ठीक प्रकार से ही वह समझ सके। और इसके अलावा लगातार युद्धों में लगे रहने के कारण वे अपने सैनिक बल को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाते थे। भारतीय राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त उनकी राजनीतिक दुर्बलता का एक अन्य प्रमुख कारण राजपूतों की जागीर प्रथा भी थी, जिसने भारत को आर.सी. दत्त के शब्दों में अगर हम कहें, उनके अनुसार राजनीतिक पतन की अंतिम श्रेणी पर पहुंचा दिया था। प्रत्येक जागीरदार अपने कुल और जागीर का स्वामी था और वह उसकी रक्षा करना अथवा उसके सम्मान में वृद्धि करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। इससे न केवल राजपूतों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता था, बल्कि ऐसे जागीरदारों की सेनाओं से मिलकर बनी हुई एक राजपूत राजा की सेना विभिन्न पृथक पृथक टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई ऐसी सेना होती थी, जिसमें एकता, नेतृत्व और सैन्य संचालन का सर्वथा अभाव होता था। जागीरदारी राज व्यवस्था राज्य की आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक एकता के विरुद्ध थी। तो यह भी एक कारण था विदेशी शत्रु के समक्ष एकजुट होकर युद्ध नहीं कर पाना, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। दूसरा जो मुख्य कारण आता है वो है सामाजिक दुर्बलता। यह भी एक प्रमुख कारण रहा है तुर्कों के विरुद्ध भारतीय शासकों की पराजय का। जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना और स्त्रियों की हीन स्थिति इस दुर्बलता के मुख्य कारण थे। मुसलमानी आक्रमणों से पहले उसकी दुर्बलता प्रकट नहीं हुई थी, परंतु इन आक्रमणों के आरंभ होते ही उसकी दुर्बलता बिल्कुल सामने आ चुकी थी। ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान ने जाति व्यवस्था, छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया। राजपूतों ने इसमें सहयोग दिया। ऐसी स्थिति में धर्म और शासन दोनों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के स्थान पर उनका समर्थन किया। अंतरजातीय विवाह, खान पान और जाति परिवर्तन बहुत जटिल हो गए। समाज एक दूसरे से पूर्णतया पृथक विभिन्न वर्गों में बढ़ चुका था। निम्न जातियों की स्थिति बहुत गिर गई और विभिन्न पददलित जातियों को नगरों से बाहर रहने के लिए बाध्य किया गया। छुआछूत इतनी अधिक बढ़ गई कि जो व्यक्ति एक बार जाति और धर्म से पृथक हो गया अथवा किसी भी बाध्यता के कारण विधर्मियों के संपर्क में हो गया, उसके लिए अपने समाज और धर्म में पुनः स्थान पाना असंभव सा हो गया था। अल्प आयु में विवाह होने लगे, स्त्री शिक्षा कम हो गई, लड़की का जन्म दुखद माना जाने लगा। उच्च जातियों में विधवा विवाह असंभव हो गए और संभवतया झूठे दम्भ, जबरदस्ती ला दी गई नैतिकता, पुनर्विवाह करना होना आदि कारण सती प्रथा प्रारंभ हुई। ऐसा गतिहीन और विभाजित समाज राजनीतिक और सैनिक शक्ति को संचालित करने योग्य नहीं था। हिंदुओं का बहुसंख्यक वर्ग देश की राजनीति और भाग्य के प्रति उदासीन हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सामाजिक दुर्बलता की वजह से समाज कई भागों में बटा हुआ था, अर्थात उनमें एकता का अभाव था और अलग अलग टुकड़ों में बटे होने के कारण ही, उनमें यूनिटी न होने के कारण ही यह लोग विदेशी शत्रु का एकजुट होकर
सामना नहीं कर पाए और पराजय का सामना इनको करना पड़ा। समाज और धर्म की इस स्थिति ने भारतीयों को विदेशियों की प्रगति से भी अनभिज्ञ रखा। ऐसा नहीं था कि भारत का विदेशों से संपर्क नहीं था, परंतु भारतीय विदेशों से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं थे। इतिहासकार अल बरूनी ने लिखा है कि भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं। यह प्रमाणित करता है कि भारतीय कितने दम्भी और उसके परिणाम स्वरूप कितने एकाकी हो गए थे। इस कारण भारतीय विदेशी रणनीति के प्रति उदासीन रहे, विदेशी सैन्य कौशल और शस्त्र विद्या से अपरिचित रहे, इस्लाम की मूल भावना और उसके प्रभाव से अनभिज्ञ रहे, उत्तर पश्चिम की सीमाओं की सुरक्षा की ओर से असावधान रहे और अपने जीवन, कौशल, योग्यता और प्रतिभा को कुंठित और सीमित करते चले गए, जिसका दुष्परिणाम इनको भुगतना पड़ा। इसके अतिरिक्त भारत की नैतिकता, कला, साहित्य और संपूर्ण संस्कृति को भी इन परिस्थितियों ने प्रभावित किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने भी नैतिक गिरावट को इसका एक कारण बताया है। वाम मार्ग का विस्तार, मंदिरों में देवदासी प्रथा, मठों और विहारों में अनाचार आदि इस गिरती हुई नैतिकता के प्रमाण थे। कला के क्षेत्र में कोणार्क, खजुराहो, यहाँ तक कि पुरी, चित्तौड़, उदयपुर आदि के मंदिरों में बनी हुई विभिन्न मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि धर्म और समाज की गिरती हुई नैतिकता ने कला को भी प्रभावित किया था। तांत्रिक साहित्य, काव्य में गिरावट और अश्लील पुस्तकों की रचना साहित्यिक गिरावट के प्रमाण हैं। इस कारण अनेक इतिहासकार इस युग को सांस्कृतिक पतन का युग भी मानते हैं और उसे भारत के पराजय का एक कारण विभिन्न इतिहासकार जो हैं स्वीकार करते हैं। इसके अलावा राजपूतों का उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के प्रति उदासीन होना भी उनकी पराजय का कारण था। महमूद गजनवी के सफल आक्रमणों के पश्चात भी राजपूत शासकों ने न तो पंजाब को दुर्बल गजनवियों से छीनने का प्रयत्न किया और न ही उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान दिया। इसी कारण से मोहम्मद गोरी को सरलता से पंजाब पर अधिकार करने का अवसर मिला, जो उसके भारत के अंदर तक आक्रमण करने का एक ठोस आधार बन गया था। भारत उस समय भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। उस समय न्यूनतम ढंग से कृषि होती थी और सिंचाई की व्यवस्था थी। विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के अतिरिक्त मगध चावल के लिए, कश्मीर अंगूर और केसर के लिए, कनारा तट चंदन के लिए और मलाबार तट गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए, गुजरात सूती और चमड़े के वस्त्रों के लिए तथा वारंगल सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मलाबार और गुजरात के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और भारत का व्यापार चीन, जावा, सुमात्रा, अरब आदि पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम के दूरस्थ प्रदेशों से हुआ करता था। इन सभी से भारत में धन संचित होता था। राजाओं और मंदिरों का वैभव इसका प्रमाण थे। कुछ इतिहासकारों ने आर्थिक असमानता पर बल देते हुए उसे भारतीयों की दुर्बलता का एक कारण बताया है, परंतु उससे अधिक भारतीयों की दुर्बलता के कारण इस आर्थिक संपन्नता का सदुपयोग नहीं करना था। इन्होंने इसका उपयोग सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं किया जिससे इसकी सुरक्षा हो पाती, बल्कि उन्होंने इसे राज्य परिवारों और मंदिरों में संग्रह कर दिया, जिसके कारण वे स्थान विदेशी आक्रमणकारियों की धन लुटता का एक मुख्य कारण बने। मंदिरों में जमा अत्यधिक धन विदेशी आक्रांताओं के लिए एक आकर्षण का कारण बने, आक्रमण का कारण बने। तो इस प्रकार से हमने आर्थिक
दृष्टि से भारत के संपन्न होते हुए भी विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध नहीं जीत पाने में यह भी एक कारण जो है सामने रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तुर्कों की तुलना में राजपूतों का सैनिक संगठन दुर्बल था। राजपूतों का सैनिक संगठन सामंतवादी था और सैनिक अपने अपने सामंत के नेतृत्व में युद्ध करते थे। ऐसी सेना एक निश्चित योजना के अनुसार युद्ध करने में असमर्थ थी, जबकि तुर्कों की सेना विभिन्न वर्गों और नस्लों के व्यक्तियों के सम्मेलन से बनी हुई होने पर भी एक सेनापति के नेतृत्व में, एक अनुशासन में और एक योजना के अनुसार युद्ध करती थी, जबकि भारतीयों की युद्ध प्रणाली इससे भिन्न थी। तुर्कों की तुलना में राजपूतों के युद्ध के साधन भी दुर्बल थे। राजपूत सेना का एक मुख्य अंग हाथी थे, जो सेना में सबसे आगे रहते थे। अनेक अवसरों पर हाथी राजा को युद्ध स्थल से लेकर भाग जाते थे, जिससे राजा को भागता हुआ जानकर सेना भी भाग जाती थी। इसके अतिरिक्त तुर्कों के तीरों से घायल होकर हाथी अक्सर पीछे भागते थे और अपनी ही सेना की व्यवस्था को नष्ट कर देते थे। राजपूत सेना में घुड़सवारों की संख्या कभी अधिक न हो सकी, यद्यपि भारत के राजा विदेशों से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाने पर काफ़ी धन व्यय करते थे। राजपूतों का मुख्य शस्त्र तलवार थी, जो निकट के युद्ध में ही लाभदायक थी। इसकी तुलना में तुर्कों का मुख्य साधन घुड़सवार सेना और उनके तीर थे। छोटे छोटे धनुषों का प्रयोग करते हुए तुर्की घुड़सवार तीर चलाने की कला में दक्ष थे और दूर से शत्रु पर आक्रमण कर सकते थे। राजपूत भी धनुष बाण का प्रयोग करते थे, परंतु एक स्थान पर खड़े होकर, जिसके कारण उनकी तीरंदाजी तुर्कों की तुलना में कम प्रभावशाली थी। राजपूतों के पास किलों को तोड़ने के लिए मंजनिक, अरादा जैसे आयुध नहीं थे, जिनका प्रयोग तुर्क सफलता से कर रहे थे। इस कारण जबकि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले को सरलता से जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान को उसे पुनः प्राप्त करने में 13 माह लगे। तो इस प्रकार से तुर्कों की घुड़सवार सेना भी उनकी श्रेष्ठता का एक मुख्य साधन थी। उससे उनकी सेना तीव्रगामिनी थी। इसी के बारे में डॉक्टर के निज़ामी ने लिखा है कि उस युग में गतिशीलता तुर्की सैनिक संगठन का मूल आधार थी। वह युग घोड़ों का युग था और अद्वितीय, गतिशील तथा शस्त्र सुसज्जित घुड़सवार सेना उस युग की एक महान आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से तुर्कों की घुड़सवार सेना उनकी मजबूती का मुख्य आधार थी। तो इस प्रकार से तुर्कों के विरुद्ध भारत के शासकों की पराजय के मुख्य कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें ये कुछ प्रमुख कारण सामने आते हैं और इन्हीं की वजह से भारतीय शासकों को पराजय का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।